हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में अपन ने स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम क्या है इसके बारे में डिस्कशन किया था और मैंने आपको बताया था कि पहले स्टीफन ने नियम दिया था और स्टीफन ने ये बताया था कि किसी वस्तु की उत्सर्जन क्षमता यानी किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण की मात्रा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। लेकिन बाद में बोल्ट्जमैन ने इसमें संशोधन किया और ये बताया कि वास्तव में ये जो नियम है वो सभी वस्तुओं के लिए लागू नहीं होकर केवल आदर्श कृष्णिका के लिए लागू होता है। और फिर इसमें संशोधन हुआ और इस संशोधित रूप को अपन स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम कहते हैं। और इसके अनुसार क्या है ये कि किसी आदर्श कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता या किसी आदर्श कृष्णिका के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण की मात्रा अर्थात उत्सर्जन क्षमता जो होती है वो उसके परमताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। इसे अपन क्या कहेंगे? स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम। तो बच्चों सबसे पहले अपन ये देखते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम। क्या है स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम? किसी आदर्श कृष्णिका के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण की मात्रा अर्थात उत्सर्जन क्षमता उसके परमताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। अर्थात आप ये कहेंगे कि ई कैपिटल ई आदर्श कृष्णिका के लिए उत्सर्जन क्षमता को कैपिटल ई से डिनोट करते हैं और कैपिटल ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल टी के पावर 4। अब बच्चों कैपिटल टी जो है वो परम ताप है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। जो केल्विन में ताप होता है बच्चों उसको बोलते हैं परम ताप। ठीक है, तो उत्सर्जन क्षमता परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है, या मैं कहूंगा कि E इक्वल टू होगा सिग्मा टी के पावर 4। इसको बच्चों अपन क्या कहेंगे? स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम। यहां पर सिग्मा एक नेतांक है जिसे स्टीफन नेतांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? स्टीफन नेतांक बोलते हैं और इसकी वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10 के घात -8। अब मात्रक क्या बनेगा? वाट पर मीटर स्क्वायर और केल्विन के पावर 4। यहां से आपको पता है कि ई का जो मात्रक होता है वो क्या होता है बच्चों? वाट पर मीटर स्क्वायर और केल्विन के पावर 4 हो जाएगा। यानी आप याद रख सकते हैं 5 6 7 8। क्या याद रखेंगे आप? 5 6 7 8 मतलब क्या है? 5.67 10 के घात -8। ठीक है, वाट पर मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन। अब बच्चों यदि अपन E वर्सेस T के बीच में ग्राफ खींचे, E वर्सेस T, तो बच्चों निश्चित है कि वक्र उस अक्ष के दोनों ओर आता है जिसके कम घात होती है। क्या हुआ? तो बच्चों अपन ने देखा
कि ई वर्से टी के बीच में वक्र कैसा होगा। आपको पता है कि वक्र उस अक्ष के दोनों ओर आता है जिसके कम घात होती है। जैसे यहाँ पे 4 घात है, यहाँ पे 1 घात है। तो बच्चों अगर मान लो ये पैराबोलिक शेप का होगा, लेकिन एग्जैक्ट पैराबोला नहीं कहेंगे। पैराबोला के लिए तो आपको क्या बताया था मैंने, 1 के 2 घात और 1 के 1 घात होनी चाहिए। तो कुल मिला के अगर मैं कहता हूं कि इसका जो वक्र आएगा वो कुछ ऐसा वक्र आएगा। अगर 2 घात होती तो वक्र ऐसा आता। ये मैं कहता हूं कि अगर टी स्क्वायर होता तो ऐसा वक्र आता, टी के पावर 4 होगा तो ऐसा वक्र आएगा, टी के पावर 6 होगा तो बच्चों वक्र और भी इधर झुक जाएगा। दूसरी बात, आपको पता है कि कैपिटल टी की वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। कैपिटल टी जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है बच्चों, ताप नेगेटिव हो सकता है लेकिन परम ताप नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए वक्र एक साइड ही आएगा, इधर नहीं जाएगा। क्लियर। अब कभी कभी बच्चों आपको यह कहता है कि यदि E बराबर सिग्मा टी के पावर 4 तो log E का log T के साथ वक्र खींचो। क्या करना आपको, log E का log T के साथ वक्र खींचना है। तो बच्चों जो पहले बोला जाता है उसको y एक्सिस पे ले जाते हैं, log E इधर आएगा और log T इधर आएगा और बेस क्या रहेगा बच्चों, E। अब आपको यह भी पता है कि बिना log लिए log नहीं आ सकता, बिना log लिए log नहीं आएगा। तो इस समीकरण का दोनों पक्षों में log लो तो क्या बनेगा बच्चों, log E इक्वल टू log सिग्मा टी के पावर 4। अब यहां log का नियम लगाते हैं, log A इंटू बी बराबर होता है log A प्लस log B। इसलिए बच्चों इसको खोल के लिखेंगे तो यह बनेगा log सिग्मा प्लस log T के पावर 4। अब आपको बच्चों यह भी पता है कि log में घात किस में आ जाती है, गुणा में आ जाती है। तो आप क्या कहेंगे, log सिग्मा प्लस 4 log T और ये बन जाएगा बच्चों log E। अब इसकी अगर मानक समीकरण से मैं तुलना करता हूं, स्टैंडर्ड इक्वेशन से तुलना करता हूं, तो जो क्वांटिटी y एक्सिस पे गई उसकी जगह y लिखेंगे तो बच्चों ये बनेगा y इक्वल टू log सिग्मा प्लस 4x या y इक्वल टू बनेगा 4x प्लस log सिग्मा। और आपको पता है कि बच्चों x और y में एक घात का समीकरण है, निश्चित रूप से सरल रेखा होगा। y इक्वल टू mx प्लस c की वैल्यू पॉजिटिव है और स्लोप भी पॉजिटिव है, इसलिए बच्चों इसका वक्र ऐसा आएगा। c की वैल्यू पॉजिटिव है और ढाल भी पॉजिटिव है, इसलिए log E वर्सेस log T के बीच में अगर वक्र खींचेंगे तो इस टाइप की सरल रेखा आ जाएगी। अब बच्चों ये तो हुआ अपन ने स्टीफन बोल्ट्जमैन के नियम को देखा, ठीक है। और ये क्या है अपने पास, E इक्वल टू सिग्मा टी के पावर 4। अब बच्चों इसमें अपन ये देखते हैं कि ये जो नियम है इन जनरल किसके लिए लागू होता है, आदर्श कृष्णिका के लिए लागू होगा। लेकिन अब यदि मान लो अपन को वातावरण का ताप और दिया जाए तो क्या होता है कि यहां पे प्रेवो का नियम लगता है। और प्रेवो का नियम क्या कहता है, प्रेवो का नियम यह कहता है कि प्रत्येक वस्तु प्रत्येक ताप पर ऊष्मीय विकिरणों का उत्सर्जन व अवशोषण दोनों करती है। तो बच्चों अगर आपको यह कहा जाए यदि वातावरण का ताप T नोट हो तो जो नेट उत्सर्जित विकिरण की मात्रा होगी E बराबर बनेगी सिग्मा T के पावर 4 माइनस T नोट के पावर 4। E बराबर क्या बनेगी, सिग्मा T के पावर 4 माइनस T नोट के पावर 4। और यदि वस्तु आदर्श कृष्णिका न हो यदि वस्तु आदर्श कृष्णिका नहीं हो तथा इसकी उत्सर्जकता एप्सिलॉन हो
तो E इक्वल टू बनेगा एप्सिलॉन सिग्मा टी के पावर 4 माइनस टी नोट के पावर 4। अगर उत्सर्जकता आपको और दी जाती है तो उत्सर्जकता से भी आपको गुणा करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब देखो इस स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम पर 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, 3 टाइप की चीजें बनती हैं और ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ध्यान दें, इसमें पहली जो चीज आती है बच्चों, अगर अपन 2 अलग अलग वस्तुओं की कंपैरिजन करते हैं, 2 अलग अलग वस्तुओं की तुलना करते हैं, तो जैसे मान लो तुलना, पहले मैं उत्सर्जन क्षमताओं की तुलना करूंगा। उत्सर्जन क्षमता, अगर बच्चों उत्सर्जन क्षमताओं की तुलना करूं तो E इक्वल टू सिग्मा टी के पावर 4, और इस समीकरण को देखने से पता चल रहा है कि जो उत्सर्जन क्षमता होती है वो केवल वस्तुओं के ताप पर निर्भर करेगी, वस्तुओं के पृष्ठीय क्षेत्रफल या उनकी ऊष्माधारिता पर निर्भर नहीं करेगी। स्पष्ट रूप से 2 वस्तुओं की जो उत्सर्जन क्षमता होगी, चाहे उनकी त्रिज्या अलग अलग क्यों नहीं हो, यानी उत्सर्जन क्षमता जो होगी वो केवल वस्तु के ताप पर निर्भर करेगी, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल या ऊष्माधारिता पर निर्भर नहीं करेगी। स्पष्ट रूप से अपन को पता चल रहा है। तो क्या कहेंगे अपन, स्पष्ट है कि स्पष्ट है कि उत्सर्जन क्षमता केवल वस्तु के ताप पर निर्भर करती है। स्पष्ट है कि उत्सर्जन क्षमता केवल वस्तु के ताप पर निर्भर करती है, वस्तु के पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा ऊष्माधारिता पर नहीं। क्लियर है बच्चों? सेकंड चीज अपन देखते हैं बच्चों, वो है शीतलन की दर। शीतलन की दर या ऊष्मा के ह्रास की दर। आपको यह पता है बच्चों कि जो उत्सर्जन क्षमता E इक्वल टू सिग्मा टी के पावर 4 होगा, और इसकी जगह मैं कह सकता हूं Q अपॉन AT इक्वल टू सिग्मा टी के पावर 4। उत्सर्जन क्षमता की डेफिनेशन यही है, एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण की मात्रा। अब बच्चों Q बाई टी है, इसको अपन क्या कहते हैं, शीतलन की दर कहते हैं। इसलिए जो Q बाई टी होगा, Q बाई टी ये बनेगा बच्चों सिग्मा A टी के पावर 4। अतः वस्तु के जो शीतलन की दर होगी वो वस्तु के परम ताप के साथ साथ, वस्तु के ताप के साथ साथ किस चीज पर डिपेंड करेगी, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर भी डिपेंड करेगी। तो क्या पता चला बच्चों अपन को, स्पष्ट है कि वस्तु की शीतलन की दर उसके ताप के साथ साथ पृष्ठीय क्षेत्रफल पर भी निर्भर करती है। स्पष्ट है कि वस्तु के शीतलन की जो दर है उसके ताप के साथ साथ पृष्ठीय क्षेत्रफल पर भी निर्भर करती है। और तीसरी टर्म आती है बच्चों ताप पतन की दर। वस्तु के ताप पतन की दर।
अब आपको यह भी पता है कि Q बराबर एम एस डेल्टा थीटा होता है बच्चों, इसलिए इस Q बाई टी को मैं क्या कह सकता हूं, एम एस इंटू डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू बनेगा बच्चों सिग्मा ए टी के पावर 4 और डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू बनेगा सिग्मा ए टी के पावर 4 अपॉन एम एस। और बच्चों इस एम एस को अपन बोलते हैं ऊष्माधारिता। क्या बोलते हैं बच्चों, ऊष्माधारिता बोलते हैं, ठीक है। और इसको डी थीटा बाई डी टी को बच्चों अपन क्या बोलते हैं, ताप पतन की दर बोलते हैं, ठीक है। तो वस्तु के जो ताप पतन की दर होगी वो वस्तु के ताप तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ साथ उसकी ऊष्माधारिता पर भी निर्भर करेगी। स्पष्ट है कि वस्तु के ताप पतन की दर उसके ताप पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ साथ ऊष्माधारिता पर भी निर्भर करती है। स्पष्ट है कि वस्तु के ताप पतन की दर उसके ताप पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ साथ ऊष्माधारिता पर भी निर्भर करती है। तो बच्चों जैसे मान लो अपन को कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन अपन देखते हैं। जैसे बच्चों मैं एक क्वेश्चन देता हूं, दो समान पदार्थ के गोलों की त्रिज्याएं दो समान पदार्थ के गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः r तथा 2r हैं। परंतु उनका ताप समान है। दो समान पदार्थ के गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः r तथा 2r हैं, परंतु उनका ताप समान है। तो ज्ञात करो फर्स्ट उत्सर्जन क्षमताओं का अनुपात। उत्सर्जन क्षमताओं का अनुपात। दूसरा शीतलन की दरों का अनुपात। तीसरा ताप पतन की दरों का अनुपात। ठीक है बच्चों, अब सॉल्यूशन देखें आप इसका।
फर्स्ट वाले का। आपको पता है बच्चों, जो उत्सर्जन क्षमता होती है वो केवल ताप पर निर्भर करती है और दोनों वस्तुओं का ताप समान है, इसलिए निश्चित रूप से E1:E2 जो बनेगा वो क्या बनेगा, 1:1, क्योंकि टेम्परेचर समान है। दूसरा बच्चों, शीतलन की दरों का अनुपात मीन्स Q1 डॉट अपॉन Q2 डॉट, Q1/T1 Q2/T2। बच्चों Q/T को मैं Q डॉट से डिनोट करता हूं। तो शीतलन की दरों का अनुपात पृष्ठीय क्षेत्रफल और ताप पर डिपेंड करता है, ताप समान है इसलिए केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगा। इसलिए बच्चों ये क्या बनेगा, 4πr1² अपॉन 4πr2² और ये बनेगा r/2r का होल स्क्वायर और ये आएगा बच्चों 1:4। क्या बनेगा, 1:4। इसके बाद थर्ड आता है बच्चों तापपतन की दरों का अनुपात, θ1 डॉट बट्टे θ2 डॉट। अब ये बच्चों पृष्ठीय क्षेत्रफल के समानुपाती और ऊष्माधारिता के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो अगर मैं ये मेरे को चाहिए, ध्यान दो बच्चों, आपको पता है कि dθ/dt के लिए अगर मैं वैसे सोल्व करके देखूं तो क्या बनेगा, ये बन रहा अपने पास सिग्मा 4πr² T⁴ अपॉन ms की जगह 4/3 πr³ रो इंटू s। और कुल मिला के बच्चों तापपतन की जो dθ/dt जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r आ रही है, बाकी सभी राशियां समान हैं। इसलिए मैं ये कहूंगा कि θ1 डॉट अपॉन θ2 डॉट इक्वल टू क्या बनेगा, r2/r1 और 2r/r बनेगा बच्चों, और ये आएगा 2:1। समझ में आ रहा है। तो किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आपको पता चल रहा है। उत्सर्जन क्षमता, अगर मान लो टेम्परेचर अलग अलग देते तो अपन टेम्परेचर का चतुर्थ घात के अनुपात में उत्सर्जन क्षमताओं का अनुपात निकाल लेते। क्षेत्रफल अलग अलग हैं तो क्षेत्रफल और ताप दोनों आते। अगर ताप अलग अलग हैं तो यहाँ पर ताप समान देने के कारण उत्सर्जन क्षमताओं का अनुपात 1:1 आ गया। शीतलन की दरों का अनुपात क्षेत्रफल के समानुपाती होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल के, इसलिए 1:4 आ गया। और तापपतन की दर का अनुपात इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बच्चों, R हो जाएगा। ठीक है। अब आपको आपके पास अलग अलग आकृति के पिंड हैं, ध्यान दो। एक ही पदार्थ के बने, एक ही पदार्थ के बने समान द्रव्यमान के गोले, बेलन, शंकु, घन में से किसके शीतलन की दर न्यूनतम तथा किसके शीतलन की दर अधिकतम होगी। एक ही पदार्थ के बने, एक ही पदार्थ के बने समान द्रव्यमान के गोले, बेलन, शंकु, घन में से किसके शीतलन की दर न्यूनतम तथा किसके शीतलन की दर अधिकतम होगी। ये अपन को देखना है बच्चों। आपको ये देखना है बच्चों, किसी दिए गए आयतन के लिए जब पदार्थ समान है तो घनत्व समान होगा, और द्रव्यमान समान है, घनत्व समान है, तो उनका आयतन भी क्या होगा, समान। और आपको पता है कि किसी दिए गए आयतन के लिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, न्यूनतम होता है, और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, अधिकतम होगा। लेकिन अगर
अपन एक प्लेट ले लें समान द्रव्यमान की तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और भी ज्यादा होगा। अपन बात कर रहे हैं गोला, बेलन, शंकु और घन, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम होगा और घन का क्या होगा, अधिकतम होगा। तो बच्चों अपन ने ये क्वेश्चन डिस्कशन किया था। अब इसके लिए आपको स्पेशल ये चीज पता होनी चाहिए, नॉट, और वो क्या है कि किसी दिए गए आयतन के लिए के लिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम होता है तथा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिकतम होता है। इसलिए बच्चों स्पष्ट हो गया कि गोले के शीतलन की दर क्या होगी, न्यूनतम होगी, और घन के शीतलन की दर क्या होगी बच्चों, अधिकतम होगी। क्लियर है? तो बच्चों इस पर न्यूटन के शीतलन के नियम पर आधारित क्वेश्चन कैसे बनेंगे आपको पता चल गया। अब आगे अपन देखते हैं बच्चों, ये था स्टीफन बोल्ट्जमैन के नियम पर आधारित किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। अब आगे देखेंगे बच्चों अपन न्यूटन का शीतलन का नियम। आगे बच्चों अपन देखते हैं न्यूटन का शीतलन का नियम। क्या है बच्चों न्यूटन का शीतलन का नियम? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ये क्या कहता है बच्चों न्यूटन का शीतलन का नियम? कि यदि वस्तु तथा वातावरण के मध्य ताप आधिक्य कम हो, यदि वस्तु तथा वातावरण के मध्य ताप आधिक्य कम हो तो वस्तु के शीतलन की दर ताप आधिक्य के समानुपाती होती है। इसे अपन कहते हैं न्यूटन का शीतलन का नियम। तो क्या है बच्चों न्यूटन का शीतलन का नियम? यदि वस्तु तथा वातावरण के मध्य ताप आधिक्य कम हो, यदि वस्तु तथा वातावरण के मध्य ताप आधिक्य कम हो यदि वस्तु तथा वातावरण के मध्य ताप आधिक्य कम हो तो वस्तु के शीतलन की दर
ताप आधिक्य के समानुपाती होती है। यदि वस्तु तथा वातावरण के मध्य ताप आधिक्य कम हो तो वस्तु के शीतलन की जो दर है वो ताप आधिक्य के समानुपाती होती है। अर्थात माइनस dQ/dt माइनस चिन्ह ये बताता है कि समय के साथ ऊष्मा के मान में क्या होती है, कमी होती है। माइनस चिन्ह ये बताता है कि समय के साथ ऊष्मा के मान में कमी होती है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा बच्चों, थीटा माइनस थीटा नॉट, या माइनस dQ/dt इक्वल टू बनेगा K इंटू थीटा माइनस थीटा नॉट। अब बच्चों ये थीटा माइनस थीटा नॉट जो है ये क्या है आपके पास, ताप आधिक्य है। वस्तु का ताप माइनस वातावरण का ताप। और ये जो माइनस dQ/dt है इसको रेट ऑफ कूलिंग R से भी डिनोट करते हैं। R इक्वल टू बनेगा K इंटू थीटा माइनस थीटा नॉट। ये बच्चों है अपने पास न्यूटन का शीतलन का नियम। और यदि अपन शीतलन की दर का, ध्यान दें, शीतलन की दर R का थीटा माइनस थीटा नोट के साथ वक्र खींचें, ताप आधिक्य के साथ वक्र खींचें, तो बच्चों अपने पास ये मूल बिंदु से गुजरने वाली एक सरल रेखा प्राप्त होगी। लेकिन यदि अपन शीतलन की दर का R का वस्तु के ताप के साथ ग्राफ खींचें तो फिर बच्चों ध्यान देना एक बार, ये बनेगा R इक्वल टू K थीटा माइनस K थीटा नॉट। R इज इक्वल टू क्या बनेगा, K थीटा माइनस K थीटा नॉट। और या Y इक्वल टू बनेगा K एक्स माइनस K थीटा नॉट। और Y और X में बच्चों क्या बन रहा है, एक घात का समीकरण है, लीनियर इक्वेशन है। इसलिए बच्चों क्या है, निश्चित रूप से एक सरल रेखा होगी जिसके लिए C का मान नेगेटिव और ढाल क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव। इसलिए इसका जो वक्र आएगा वो ऐसा वक्र आएगा। ये बच्चों वातावरण का ताप थीटा नोट है। अब विशेष ध्यान देने वाली बात है बच्चों, ये वक्र नीचे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये वक्र नीचे तभी आएगा जब थीटा का जो मान है वो थीटा नोट के से कम हो जाए। और आपको पता है कि वस्तु का ताप गिरते गिरते अगर कोई वस्तु गर्म है तो वो ठंडी होकर उसका न्यूनतम टेम्परेचर किसके बराबर हो सकता है, वातावरण के ताप के बराबर हो सकता है। वातावरण के ताप से कम कभी भी संभव नहीं है। इसलिए ये वक्र नीचे केवल तभी आएगा जब थीटा की वैल्यू लेस देन थीटा नोट होगी, जो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये वक्र नीचे नहीं आएगा, इसलिए इसको डैश लाइन से बनाया गया है। अगर आपको पूरी फॉर्मलाइन देता है और केवल ऊपर वाला वक्र देता है तो ऊपर वाला वक्र ही करेक्ट होगा। ये वक्र नीचे नहीं आएगा क्योंकि वस्तु का जो ताप है वो कभी भी वातावरण के ताप से कम नहीं हो सकता। मिनिमम टेम्परेचर, वस्तु जो मिनिमम टेम्परेचर तक जिस तक ठंडी होगी वो बच्चों वातावरण के ताप तक ठंडी होगी। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन अपने दिमाग में आता है कि जब वस्तु विकिरण उत्सर्जित करके ठंडी होती है तो वस्तु का जो ताप है वो समय के साथ में किस रूप से घटता है। यह तो निश्चित है कि जब वस्तु ठंडी होगी तो श्योर है कि उसका ताप गिरेगा, लेकिन वस्तु का जो ताप गिरेगा वो किस रूप में गिरेगा, रेखिक रूप से घटेगा, लघुगणकीय रूप में घटेगा, चरघातांक के रूप में घटेगा, आयताकार अतिपरवलिक रूप में घटेगा, किस रूप में घटेगा ये अपन को निकालना है। समझ में आ रहा है कि जब वस्तु विकिरण विधि द्वारा ठंडी होती है या न्यूटन के शीतलन के नियमानुसार ठंडी होती है तो उस वस्तु का जो ताप है वो समय के साथ किस प्रकार से घटेगा। इसके लिए बच्चों अपन एक डेरिवेशन करते हैं। पहले थोड़ा सा ध्यान दे लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। आपको पता है बच्चों, ध्यान देना, शीतलन की दर माइनस dQ/dt इक्वल टू है बच्चों K इंटू थीटा माइनस थीटा नॉट। ये कहेंगे ये न्यूटन के शीतलन के नियमानुसार है।
अब बच्चों इसको मैं क्या कहूं, माइनस डी बाई डी टी। आपको पता ऊष्मा ms थीटा होती है और ये बनेगी k इंटू थीटा माइनस थीटा नोट, या माइनस ms और डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू के थीटा माइनस थीटा नोट, या अब बच्चों अपन वेरिएबल सेपरेशन करते हैं, डी थीटा इक्वल टू माइनस के बाई एम एस इंटू थीटा माइनस थीटा नोट इंटू डी टी, या डी थीटा अपॉन थीटा माइनस थीटा नोट इक्वल टू माइनस के डैश इंटू डी टी। ये कह सकता हूं, ये जो के बाई एम एस है इसको मैं क्या कह देता हूं, यहां पे दूसरा कांस्टेंट मान लेता हूं के डैश। अब बच्चों दोनों पक्षों का अपन इंटीग्रेशन करते हैं। आपको यह भी पता है कि 1/x का जो समाकलन होगा क्या होता है बच्चों, log x। तो बच्चों ये बनेगा log थीटा माइनस थीटा नोट इक्वल टू बनेगा माइनस के डैश इंटू टी और बेस ई, या थीटा माइनस थीटा नोट इक्वल टू ई के पावर माइनस के डैश इंटू टी, या थीटा इक्वल टू बनेगा थीटा माइनस थीटा नोट जो है वो क्या बन रहा है अपने पास, माइनस के डैश इंटू टी। ठीक है, अब ध्यान देना बच्चों, और ये स्पष्ट है कि थीटा माइनस थीटा नोट जो होगा वो आपको ये पता है किस रूप से घट रहा है बच्चों, चरघातांक के रूप से घटेगा। अतः जब कोई वस्तु विकिरण विधि से ठंडी होती है, जब कोई वस्तु विकिरण विधि से ठंडी होती है तो उसके शीतलन की दर, तो उसका ताप समय के साथ चरघातांकी रूप से घटता है। किससे बच्चों, चरघातांकी रूप से अतः जब कोई वस्तु विकिरण विधि से ठंडी होती है तो उसका ताप समय के साथ किस रूप से घटता है, चरघातांकी रूप से घटता है। क्लियर। और यदि अपन थीटा का टाइम के साथ वक्र खींचेंगे तो निश्चित रूप से बच्चों थीटा वर्सेज टी के रूप में जो वक्र आएगा वो इस टाइप का वक्र है। ठीक है। अब बच्चों अपन क्या करेंगे, इस न्यूटन के शीतलन के नियम पर आधारित क्वेश्चन कैसे सोल्व करें, किस टाइप से अपन फॉर्मूला काम में लेंगे, ये थोड़ा सा ध्यान दे लें। न्यूटन के शीतलन के नियम पर आधारित क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे ये ध्यान दें। तो बच्चों यहां पे मैं फिर कहता हूं माइनस ms इंटू डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू बनेगा k इंटू थीटा माइनस थीटा नोट। क्यों बच्चों यही आएगा, या मैं कहता हूं कि माइनस डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू के बाई एम एस इंटू थीटा माइनस थीटा नोट। और इसको बच्चों में दूसरा नियतांक मान लेता हूं के डैश।
अब उसको चाहे के कहो, के डैश कहो, जो भी है, ये मैंने के डैश मान लिया, और ये बनेगा थीटा माइनस थीटा नॉट, और ये अब माइनस ये बनेगा थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन डी टी, माइनस से गुणा करूंगा तो ये बनेगा थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन टी कह देते हैं अपन इसको, ठीक है। और ये बनेगा बच्चों के डैश। ध्यान दें, अब वस्तु का ताप थीटा में क्या लूं, जैसे एक वस्तु 10 मिनट में, एक वस्तु का ताप 10 मिनट में 70 डिग्री सेंटीग्रेड से घटकर 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो अब मैं वस्तु का ताप 70 लूं या 60 लूं, क्योंकि न तो पूरे समय के लिए 10 मिनट के लिए वस्तु का ताप 70 रहा और न ही 60 रहा, इसलिए बच्चों इस केस में औसत ताप लिया जाता है। इसलिए थीटा की जगह क्या कहूंगा मैं, थीटा 1 प्लस थीटा 2 बटे 2 और माइनस थीटा नॉट, जहां पे थीटा नॉट वातावरण का ताप है। इस इक्वेशन को यूज करते हुए अपन बच्चों न्यूटन के शीतलन के नियम पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे। क्या करेंगे अपन, इसको, और इस पर आधारित क्वेश्चन बच्चों बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। न्यूटन के शीतलन के नियम पर आधारित क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, फिर आप एक बार ध्यान दे लें। पहला क्वेश्चन है, ध्यान दें, एक वस्तु का ताप 10 मिनट में, एक वस्तु का ताप 10 मिनट में 70 डिग्री सेंटीग्रेड से घटकर 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। एक वस्तु का ताप 10 मिनट में 70 डिग्री सेंटीग्रेड से घटकर 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, तो अगले 10 मिनट बाद वस्तु का ताप कितना होगा, यदि वातावरण का ताप 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, यदि वातावरण का ताप 30 डिग्री सेल्सियस हो तो अगले 10 मिनट बाद वस्तु का ताप कितना होगा, यह आपको याद करना है। इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों जनरली पूछे जाते हैं। अब ध्यान दें, सॉल्यूशन। फर्स्ट आप कहेंगे थीटा 1 माइनस थीटा 2 70 माइनस 60, और इसको मैं बच्चों मिनट में ही रख लेता हूं, इक्वल टू के डैश। क्या बनेगा, 70 प्लस 60 बटे 2 मीन्स 65 माइनस 30। दोबारा इटरेशन लगाता हूं बच्चों, तो क्या कहूंगा मैं, 60 माइनस थीटा अपॉन 10। मान लेते हैं अगले 10 मिनट बाद वस्तु का ताप कितना हो जाता है, थीटा, और ये बच्चों बनेगा के डैश, ये बनेगा 60 प्लस थीटा बटे 2 माइनस 30, और इसको बच्चों सोल्व करेंगे तो बनेगा के डैश 60 प्लस थीटा माइनस 60 बाई 2, या 60 माइनस थीटा बाई 10 इक्वल टू के डैश इंटू थीटा बाई 2। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड, और ये इक्वेशन नंबर बच्चों होगी फर्स्ट। अब अपन क्या करते हैं, समीकरण 2 में 1 का भाग देंगे। तो बच्चों ये तो क्या है कि 10 बटे 10 1 हो जाएगा, और क्या बनेगा, समीकरण 2 में 1 का भाग दे लो, समीकरण 2 डिवाइडेड बाई समीकरण नंबर 1, और ये हो जाएगा 60 माइनस थीटा बाई 10 इक्वल टू थीटा बटे 2 इंटू 30, 65 माइनस 30 तो बच्चों 35 आ जाएगा, और या मैं कहूंगा 60 माइनस थीटा बाई 10
इक्वल टू थीटा अपॉन 70, ये और ये कैंसिल, या 420 माइनस 7 थीटा इक्वल टू थीटा, या 8 थीटा इज इक्वल टू 420, या थीटा इज इक्वल टू 52.5 डिग्री सेल्सियस। कितना आ जाएगा बच्चों? 52.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या कंक्लूजन निकला? इस क्वेश्चन से बच्चों एक इंपॉर्टेंट निष्कर्ष निकलता है, और वो इंपॉर्टेंट निष्कर्ष क्या निकल रहा है ये थोड़ा सा आप एक बार ध्यान दे लें। इस क्वेश्चन से भी पता चल रहा है, और जब अपन ने देखा कि वस्तु का जो ताप है वो चरघातांकी रूप से घटता है, इसका मतलब पहले वस्तु तेजी से ठंडी होती है और बाद में वस्तु धीरे धीरे ठंडी होती है। यानी पहले 10 मिनट में अगर वस्तु का ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड गिरता है तो अगले 10 मिनट में वस्तु का ताप 10 डिग्री सेल्सियस नहीं गिरेगा। कितना गिरा? 7.5 डिग्री ही गिरा। अगले 10 मिनट में 7.5 भी नहीं गिरेगा, उससे भी कम गिरेगा। यानी कुल मिला के पहले वस्तु तेजी से ठंडी होती है और बाद में वस्तु धीरे धीरे ठंडी होती है। कई बार बच्चों इसमें क्या है कि सिद्धांत, और इसी कॉन्सेप्ट पे सैद्धांतिक क्वेश्चन बनाता है। कैसे? जैसे मान लो एक व्यक्ति ने नहाने के लिए पानी गर्म किया, और जनरली अपन क्या करते हैं भाई, ये थोड़ी है कि अपन को जैसे 20 लीटर पानी से नहाना है तो पूरे 20 लीटर को गर्म करेंगे। अपन क्या करते हैं, एक भगोने में जो भी है 2 लीटर 3 लीटर 5 लीटर पानी गर्म करते हैं, ठीक है, और उस गर्म पानी को क्या करते हैं, ठंडे पानी के अंदर डाल के जब उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा तो उससे अपन नहा लेंगे। ऐसा ही होता है। तो जैसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि एक व्यक्ति ने नहाने के लिए पानी गर्म किया, उसी समय उसका कोई दोस्त आ जाता है, ठीक है, तो उसको उस दोस्त से 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए बात करनी है। यानी वो पहले नहा नहीं पा रहा है, उससे बात करना पहले जरूरी है। तो उसको क्या करना चाहिए? उस गर्म पानी को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, या उस गर्म पानी को ठंडे पानी में मिलाकर छोड़ना चाहिए, जिससे कि 15-20 मिनट के बाद भी पानी नहाने लायक बच जाए। तो बच्चों उसको कौन सा मेथड काम में लेना पड़ेगा? सेकंड मेथड। यानी उसको उस गर्म पानी को पहले ठंडे पानी में मिलाकर छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप मिलाओगे तो उसका टेम्परेचर जो होगा वो लगभग बॉडी टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा। हालांकि वातावरण के ताप से तो फिर भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, लेकिन लगभग बॉडी टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा। तो अब उसके शीतलन की दर बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि ताप आधिक्य कम हो गया। यदि आपने गर्म पानी को वैसे ही छोड़ दिया तो 10-15 मिनट में तो वस्तु का उसका पानी का जो ताप है वो जो आपने 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी गर्म किया है तो गर्म ठंडा होते 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 वो तो 50 डिग्री पे आ जाएगा। और उस 50 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी को जब आप ठंडे पानी में मिलाएंगे तो उसका टेम्परेचर तो बहुत ही कम रहेगा, यानी वो पानी नहाने लायक नहीं बचेगा। क्लियर? तो ये इसी कॉन्सेप्ट पे है बच्चों कि पहले वस्तु तेजी से ठंडी होगी और बाद में वस्तु धीरे धीरे ठंडी होती है। क्लियर? इस न्यूटन के शीतलन के नियम पर आधारित क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये बच्चों आपको पता चल गया है। ठीक है।